1 लीटर पानी से पौधा लगाया तो सब हंसने लग गए। लिख के भेज दो कि ये संभव नहीं है। खेती तो घर पे सीखे और विज्ञान कॉलेज में सीखे। सबसे ज्यादा पानी लेने वाला पौधा, खींचने वाला यूकेलिप्टस का होता है, नीलगिरी का, सफेदा का होता है। इसमें अगर ये सफल है तो फिर सब पौधों में सफल होगा। पूरे परिवार में करीब 10,000 पौधे लगाए हुए हैं, कई तरह के पौधों पे, जिसमें ये सब तरह के जो इमारती लकड़ी वाले हैं, चारे वाले हैं, नीम है, शीशम है, आड़ू है, बेर है, रोइडा है, अर्डू है, इस तरह के सब तरह के पौधों पे ये एक्सपेरिमेंट किए और सहजन भी लगाया तो सब में सक्सेस, सफलता मिली। तो सरकारी काम में तो फेल हो जाने पे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फंड मिल जाता है। यहाँ फंड कहाँ से आता है? कोई देने वाला थोड़ा ही था, सब घर का ही खर्च होता था। एक किसान को बुलाना था पूरी दुनिया से और हमें उसका सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली आकर ये कहा, इन सब में आपकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आपने एक लोटे पानी से, उन्होंने लोटे का, हाँ लोटा ही है, एक लोटे से आपने एक जीवन भर के लिए पौधा उगा दिया। इस तरह से जो ये अगर हम पौधे लगाएं तो बहुत जल्दी हम पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं। करोड़ों पौधे लगते हैं, पनपते कितने हैं इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जानते भी हैं लेकिन चर्चा नहीं होती उसमें। हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन पानी खरीदा नहीं जा सकता, न बनाया जा सकता। इस समय मैं हूँ राजस्थान के सीकर जिले के दांता गांव में। नोएडा से यहाँ आए, रास्ते में भी कुछ शूट किए और यहाँ पहुँचते हुए अंधेरा हो गया। लेकिन इस अंधेरे में मैं आपको उजाले की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि आपको सब कुछ जादू जैसा लगेगा। जादू इसलिए क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास ज़मीन तो है लेकिन पानी नहीं, तो आप खेती कैसे करेंगे? क्या इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप? शायद नहीं। लेकिन आज हमारे इस खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र में जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास ना सिर्फ इस सवाल का जवाब है बल्कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे सिर्फ 1 लीटर पानी में एक पूरा पेड़ लगाया जा सकता है। तो मैं स्वागत करूंगी हमारे इस खास पॉडकास्ट में पद्मश्री किसान सुंदराम जी वर्मा का। किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और अब मैं उनसे उनकी कहानी जानूंगी, इस टेक्निक के बारे में जानूंगी और उनकी जिंदगी के बारे में जानूंगी, कैसे सफर शुरू हुआ। और इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगी कई ऐसी दिलचस्प बातें, कई ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ जिनसे आपकी खेती और बेहतर हो जाएगी। तो सर, एक टेक्निक आपने बनाई है जिससे 1 लीटर पानी में एक पूरा पेड़ लग जाता है जी। ये मैंने आपके बारे में पढ़ा और हम भाग आए आपके इंटरव्यू के लिए जी। 2020 में आपको पद्मश्री मिला। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये टेक्निक आखिर है क्या? इस टेक्निक में ऐसी बात नहीं है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधा तो पानी से ही पनपेगा। लेकिन जो देखने की बात वो ये है कि जो हमारा बरसात का पैटर्न है, जैसे हमारा यहाँ का या सीकर का देख लीजिए, लगभग 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 400 लीटर पानी बरसता है। और जब हम पौधा लगाते हैं तो कम से कम हम 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा ज़्यादा दूरी बढ़ाते हैं तो 4 या 5 मीटर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पौधे के हिस्से में करीब 10 से 20 वर्ग मीटर की जगह हिस्से में आती है। 10 से 20 वर्ग मीटर में एक पौधा लगाते हैं तो 10 से 20 वर्ग मीटर में जो पानी का जो आंकलन है वो 4000 लीटर से लेके 8000 लीटर है एक नॉर्मल पेड़ के लिए। एक नॉर्मल पेड़ के लिए। तो 4000 से 8000 लीटर पानी अगर एक पौधा लगाते हैं, उसके चारों ओर हर वर्ष वो बरसता है, तो वो पानी की मात्रा कम नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि वो ज़मीन में जाए। बहुत सी ज़मीन बालू रेत होती है, बहुत सी ज़मीन थोड़ी चिकनी होती है, तो पानी बह भी जाता है। बालू रेत में बहता नहीं है पानी। और राजस्थान की परिस्थिति में तो ऐसा है कि बरसात भी बहुत कम होती है और बालू रेत ही है ज़्यादा। हाँ। पानी बहता नहीं है। तो पहले तो वो ज़मीन में जाए, फिर उसके वापस निकलने के कारण क्या है वो देखा जाए और उन कारणों को दूर कैसे किया जाए।
ये 3 बातें अगर ध्यान में रखें तो फिर पौधे को पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस जगह पौधा लगाते हैं इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि एक पर्टिकुलर पौधा इस टेक्निक में नहीं लगता। 5, 10, 20, 100, 50, 1000 लाख कितने हो, लेकिन एक छोटा हो प्लाक चाहे बड़ा हो, एक उसका छोटा क्षेत्र चाहिए। अच्छा। और उस पूरे क्षेत्र में हम पानी की नमी को संरक्षित रखते हैं। तो होता क्या है कि जो पानी बरसता है और ज़मीन में अवशोषित होता है वो मुख्य रूप से 2 ही कारणों से बाहर निकलता है। पहला खरपतवार। खरपतवार की जो अधिकतम जड़ें हैं वो 1 मीटर की गहराई तक होती है, ज़्यादातर 1 फीट के आसपास ही होती है, लेकिन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक होती है। और अगर किसी के खेत में सघन घास है तो 1 महीने में उसकी 1 मीटर की गहराई तक की पूरी नमी बाहर निकल जाएगी। तो एक तो है खरपतवार ऊपरी सतह में। दूसरा कारण क्या है कि भूमि में जो नमी है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा वाष्प बनता रहता है। आप ये देखते हैं कि हम कोई टैंक है, भरा हुआ टैंक है, तो सर्दियों में भी भाप उड़ती हुई दिखती है, तो ठंड में भी भाप बनती है और जमीन के अंदर भी कुछ हिस्सा उसका वाष्प बनता है। जब वो बाहर आती है वाष्प तो एक सुराख बनाती हुई आती है और उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है और उसको हम वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर आ जाता है गहराई का, ऊपरी सतह का खरपतवार से आ जाता है। और जो एकदम ऊपरी सतह है 6 इंच 12 इंच 1 फीट अधिकतम, वहां तक सूर्य की किरणें हवा उससे भी बाहर आ जाता है। तो वो केवल ऊपरी सतह तक ही प्रभावी रहता है। तो उसका समाधान तो यह है कि हम ऊपरी सतह में पौधा नहीं लगाएं, थोड़ा गहरा कर दें। एक तो ये कर दें। दूसरा कि दोनों कारणों को हटाने के लिए कैपिलरी एक्शन और खरपतवार दोनों को हटाने के लिए हम उस खेत में जहां हमें पौधे लगाने हैं पूरे खेत की जुताई करते हैं। उस जुताई का समय निश्चित है। अच्छा। पहली जुताई पहली अच्छी मानसून की बरसात के बाद जब घास उग चुका होता है, यानी आमतौर पे जुलाई अगस्त। कभी लेट बरसात होती है तो अगस्त में, नहीं जुलाई में ये प्रक्रिया करते हैं हम। इस साल जो पौधे लगाने हैं उसकी हम पहली जुताई कर चुके हैं। उससे क्या होता है कि जो उगी हुई खरपतवार है वो खत्म हो जाती है और जमीन पोली हो जाती है, तो जो बरसात का पानी है वो जमीन में ही समा जाता है। खेत को पड़ा रहने देते हैं। और फिर जो दूसरी जुताई है वो हम आखिरी बरसात के बाद में करते हैं। अच्छा। यानी सितंबर में राजस्थान में सितंबर में बरसात चली जाती है। बाकी ज्यों-ज्यों हम पूर्वी भारत में बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में या दक्षिणी भारत में बढ़ते हैं तो थोड़ा समय बढ़ता जाता है। नवंबर तक पूरे देश में मानसून चला जाता है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है उसमें हम सितंबर में दूसरी जुताई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बची हुई घास कोई और उग गई, एक तो वो खत्म हो जाती है और जो कैपिलरीज बनती हैं, सुराखें बनती हैं, वो भी टूट जाती हैं। आमतौर पे 1 फीट की गहराई तक जुताई करें तो वो गहरी मानी जाती है। अच्छा। 1 फीट तक। अब 1 फीट की गहराई जो जुताई की है उसकी ऊपरी सतह में, जमीन की ऊपरी सतह में जहां तक 1 फीट की गहराई जुताई की है, न तो उसमें कोई खरपतवार है और न ही उसमें कोई सुराख है। दोनों खत्म है। दोनों खत्म है। लेकिन 1 फीट के नीचे सुराखें बनी हुई होती है। अच्छा। वो नीचे की जमीन में तो बनी हुई होती है। ऊपर की हटा दी। अब नीचे की सुराखों से पानी बाहर आने की कोशिश करता है तो वो बाहर तो आ नहीं पाता और 1 फीट के नीचे जितनी गहराई तक हमने जुताई की है ना, वहां वो इकट्ठा हो जाता है। अब हम पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें वहां तक हो जहां कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है
वहाँ उसकी जड़ें हो तो वो पानी पौधे को मिल जाएगा, मिल जाए। और अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। ये पड़ेगी। पूरी तरह से साइंटिफिक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं उसके बाद में पौधे लगाने का काम शुरू करते हैं, और पौधे लगाने में एक 4 या 5 इंच का लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, कि जमीन ऊपर से पोली होती है तो खुरपी से तुरंत खुद जाता है। और वो 1.5 फीट, अगर थैलियां बड़ी हैं तो 1.5 फीट, नहीं तो 1 फीट 1.25 फीट इतना ही गहरा खोदते हैं। अब उसमें जब पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें 1.5 फीट गहरे या 1.25 फीट गहरे में वो कैपिलरी का पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ उसकी जड़ें आ जाएगी। नीचे का हिस्सा 1 फीट पौधा लगाने में कवर हो जाएगा, और ऊपर का 4 से 6 इंच जो खाली जगह बचती है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। फिर पानी डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसी हिस्से में 1 लीटर पानी लगाते वक्त डाल दिया। और वो पानी 1 लीटर इसलिए डालते हैं कि जब पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें पिंड से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। पिंड मतलब जो उसका थैली में जिसमें पौधा लगा हुआ है, थैली का जो मिट्टी का पिंड है, थैली भरी हुई है मिट्टी से, उसमें पौधा लगाते हैं, पौधा तैयार करते हैं तो उसको पिंड बोलते हैं। वो पिंड, थैली का जो पिंड है वो थैली हटाकर लगाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो वापस 1 लीटर पानी से चिपक जाती है, सही हो जाती है। और उसके बाद में कभी पानी देने की जरूरत नहीं है। हमें इतना करना है कि जो पानी निकलने के 2 कारण है उन्हें खत्म रखना है 1 साल तक, अगले मानसून आने तक। तो सितंबर एंड अब आने वाला है, तो अब आप नया प्लांटेशन करेंगे अपना जी, और क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया होगा, और उसके बाद 1 साल तक जुताई करनी है, 3 महीने बाद। हर 3 महीने बाद। हाँ, और जो मई जून में देखेंगे ना पौधे तो एकदम कोंपले निकलती हुई दिखेंगे। और आपको ऐसा महसूस होगा कि पौधा किसी झील के किनारे है, जहाँ खूब सारा पानी मिल रहा है उसे। जी, हाँ। जबकि ऐसा है नहीं, ये टेक्निक है जो बार-बार पानी को मिट्टी में रोककर तैयार की गई है। क्योंकि वो जो 4000 लीटर पानी है वो उसके चारों ओर है, ये बड़ी बात है। ऊपर से उसे पानी नहीं देना पड़ रहा है। जी हाँ। और हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था इस संबंध में। अच्छा। ONGC का। अच्छा। तो उन्होंने वो सुना और मुझे वहाँ दिल्ली बुलाया और ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि आप तो हमें 2 जगह 500 पौधे लगा के दिखा दीजिए। हाँ। मतलब लगा के दिखाई, यकीन नहीं हुआ। हाँ, दिखा दीजिए पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि कोई साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करे कि ये मेरे सामने लगाए हैं और इनको 1 लीटर पानी देने के बाद में कभी पानी नहीं दिया गया। तो ONGC ने कहा कि आप हमें 2 जगह 500 पौधे लगा दीजिए, और हम भी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन कोई साइंटिस्ट कहे कि ये मेरे सामने लगाए हैं और इसमें कभी पानी नहीं दिया गया। मैंने कहा ठीक है। हाँ, सबूत मांगा। और एक शर्त उन्होंने ये रखी कि एक हमारा प्लांटेशन जोधपुर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा ऑफिस है वहाँ पे, तो मॉनिटरिंग में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो जब जोधपुर का उन्होंने नाम लिया तो वहाँ एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अच्छा। भारत सरकार का। अच्छा। तो मैंने वहाँ डायरेक्टर साहब से बात की, तो मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट को इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अच्छा। और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। बिल्कुल सही। तो उन्होंने इस पे प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने हाँ कर ली। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट, कि किस किस समय कितनी नमी है, गर्मी में क्या असर होता है, बढ़वार पौधों की क्या है, और ज़मीन की ऊपरी सतह पे कितनी नमी है, 1 फीट नीचे कितनी है, 2 फीट नीचे कितनी है, 3 फीट नीचे कितनी है। यानी उन्होंने एक पूरा डेटा तैयार किया कि पौधे की जड़ें कहाँ से पानी लेती है। और वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके, तो सबूत मिल गया, सबूत उनको मिल गया, रिपोर्ट तैयार हो गई। लेकिन 3 साल में अफसर बदल जाते हैं और जो नए अफसर आए उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसे हुआ है, कि ऐसे हो सकता है। फिर सबूत मांगा? नहीं, सबूत नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने काम ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने लगाए नहीं क्या पौधे। अच्छा। ऐसा कह के उन्होंने तो बंद कर मतलब दिया। ऐसा बार बार हुआ आपके साथ? हाँ, कि लोगों हर ने बार मजाक उड़ा दिया, इस हर बार यकीन ही नहीं किया? हर बार हुआ, बार बार मजाक बनाया। हाँ,
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि हमारा जो सिस्टम है हम्म, वो चाहे कितना ही कैसा भी हो, कैसा भी कहें कैसा उसको, भी कहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हम्म, जो वास्तविकता को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो हमारे डीएफओ साहब आए, एक सीकर है, अच्छा। फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के से, ऑफिसर। एल के शर्मा कोई। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि इसमें 8 ब्लॉक हैं दांता में, सीकर जिले में। अच्छा। 8 ब्लॉक हैं। 8 रेंजर्स को ये कहा कि आप एक एक प्लॉट तैयार करो 1 लीटर पानी से। अच्छा। हाँ, और कौन से सन की बात है? ये है शायद 84-85 की बात। 84-85 की बात हाँ, है। 1984-85 की बात है। और आपने ये टेक्निक शुरू कब से कर दी थी? ये हमने 82 में कर दी पहली थी। बार आपने 82 में हाँ, आपको संतुष्टि मिल गई हाँ, कि सक्सेसफुल हो गया जो हो आप गया, चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है। और देखने आने लग गए थे आने लग गए थे डिपार्टमेंट के लोग। हाँ। तो लेकिन बहुत अच्छा है, इतना कहकर वो चले जाते थे। ठीक है, करवाया तो किसी ने? उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और ये बताया कि इस टेक्निक से 80% से ज़्यादा पौधे जीवित हैं। अच्छा। और इसमें छायादार और सब ये इमारती लकड़ी वाले और चारे वाले सब पौधे हैं। और जो डिपार्टमेंट का था वो था करीब 65%। अच्छा। सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल। और उस समय की बात है ये, जब 5 रुपए मजदूरी थी। आज तो 800 रुपए है। वो जो उस समय 5 रुपए में आता था, वैसा लेबर आज 800 रुपए में आता है। तो उस समय उन्होंने ये बताया था कि जो डिपार्टमेंट पौधे लगवाता है, लिख के दिया हुआ अच्छा। है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। अच्छा। उसमें 17,000 रुपए 1 हेक्टर का खर्चा आता है। अच्छा। और इस 1 लीटर पानी वाली में 10,000 रुपए आता है। मतलब ये उन्होंने रिकॉर्डेड ऑफिशियली दिया। और तो उन्होंने खुद भी वॉच किया पूरा टेक्निक? हाँ, क्योंकि पूरा लंबा किया, समय पूरा किया। लेकिन चाहे एक अधिकारी कितना ही वो समर्थ हो, लेकिन वो अप्लाई तो तब भी होगा जब सब लोग मानेंगे, सब सपोर्ट करेंगे, मानेंगे। तो इस तरह से वो मतलब वो एक रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। मतलब जो बात मैं कह रहा था उसकी पुष्टि हो गई। इसी तरह से मैं मेरा नाम, थोड़ा मैंने पूरा इतिहास नहीं बताया, मैं बताऊंगा जी। हाँ, मैं मेरा नाम कुछ मतलब राजस्थान के अच्छे यंग फार्मर्स में आया था। तो मैं एक ट्रेनिंग में गया था। अच्छा। पूसा फार्म में, दिल्ली में। तो ये ट्रेनिंग देखने के लिए, ये मेरे पौधे देखने के लिए आईसीआर से एक साइंटिस्ट आए थे। अच्छा। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ होगा? नहीं, हाँ, नहीं, उनको तो उन्होंने बताया। साइंटिस्ट का थोड़ा अलग होता है वो, क्योंकि वो थोड़ा फैक्ट बात को समझने की कोशिश करता है। तो एक नया रिसर्च सेंटर बना था फतेहपुर शेखावाटी में। अच्छा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो वो बनाई था। तो उस समय वो 1 साल तक क्या होता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नए उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं। वो 1 साल जब तक वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोजेक्ट आए, तब तक वो 1 साल तक स्टडी करते हैं कि अपने एरिया में क्या। तो वो उनको लेके आए थे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि कभी दिल्ली आओ तो आप मुझसे मिलना। अच्छा। तो वो श्रीवास्तव साहब सर नाम से मैं जानता था। अच्छा। इतना याद रहा मुझे। तो मैं जब यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स 2 महीने का था, तो मेरे पास समय था, तो मैं एक दिन चला गया। हाँ। मैंने ये भी नहीं देखा कि क्या बार है, आज वो रविवार का दिन था। अच्छा। तो मैं आईसीआर में चला गया, वहाँ कृषि भवन में चला गया मैं। तो वहाँ जब गया तो मैंने उनको कहा कि भाई किसी रिसेप्शन में किससे मिलना है। तो मैंने कहा कि धीरे ही बोला मैंने, श्रीवास्तव साहब से मिलना है। हाँ। तो श्रीवास्तव का नाम तो सुना नहीं उन्होंने। अच्छा। साहब का नाम सुन लिया। अच्छा। और उन्होंने ये सोचा कि डीजी साहब के लिए कह रहे हैं। अच्छा। तो उस दिन क्या हुआ कि डीजी साहब सरदार जी थे। हाँ। रंधावा साहब इस तरह से थे। अच्छा। तो वो
रविवार को कि पीसफुल माइंड मतलब कुछ काम करने आए कर हुए लें, होंगे। कुछ ओके, ऐसे ऑफिशियल हाँ, काम निपटाने के लिए आ गए ऐसे ही थे। आ गए थे। तो उन्होंने इत्तेफाक। कहा कि भाई कि ये साहब से मिलना चाहते हैं, राजस्थान से हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, हाँ, ऐसा करते हैं साहब से पूछ लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने साहब को पूछ लिया, अच्छा, तो कहीं राजस्थान से हैं तो कभी भेज दो अच्छा। आप लेके आ जाओ। किस्मत कनेक्ट हाँ। करती जा रही है। तो तो मैंने कहा कि श्रीवास्तव साहब यही हैं क्या? कि नहीं श्रीवास्तव साहब नहीं, मैंने तो डीजी साहब समझा है और उनको उनके पास बोल भी दिया है। और बोल भी दिया है। हाँ, और बुला आपको भी रहे मिलना हैं, भी बुला पड़ेगा। भी रहे हैं, हाँ। नहीं तो फिर हाँ, हम जवाब क्या हम क्या देंगे देंगे? कि आप ऐसे ही पूछते होगा किसी के क्या? हाँ? हाँ, तो आपको मिलना तो पड़ेगा। हम्म, मैंने कहा भाई ठीक है चलो। हम्म, मैंने उनको जाकर ये कहा कि मैंने 1 लीटर पानी से टेक्निक से ये किया है, आप एक बार देखो। मैंने यही कहा, और हाँ, क्या और कहें क्या उनको, कहेंगे? उनको और क्या कहें। कहेंगे, हाँ। तो उन्होंने सीरियसली उसको कैसे किया, क्योंकि क्या सुनते ही किया, बहुत हैरानी हाँ, होती है। कैसे किया, क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर को लिखता हूँ, हमारा अच्छा। बड़ा सेंटर है, अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा है एरिड जोन का। एरिड जोन। हम तो दिल्ली में पानी वाले एरिया हाँ, में हाँ, हैं, हाँ। लेकिन वो तो पूरी तरह से डेजर्ट में है। वहाँ से मैं साइंटिस्ट को भेजता हूँ, उनको लिखता हूँ, वो आएंगे और वो जो रिपोर्ट भेजेंगे उसके बाद में मैं आऊँगा, ये कहा उन्होंने। मैंने कहा अच्छा ही रहा कुछ। तो जब कागज गया तो जो साइंटिस्ट आए थे वो मुझे बता रहे थे कि 1 लीटर पानी से पौधा लगाया तो सब हंसने लग गए। हाँ। तो कि लिख के भेज दो कि ये संभव नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकता कि हम जब एरिड के लिए बैठे हैं, हाँ। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, हमारे पास ऐसे पेड़ कुछ नहीं लगाने के हुआ भी है। कई डिपार्टमेंट हैं, हाँ। उसमें भी हम बैठे हैं, तो हम ही ऐसा तो नहीं कुछ कर डेवलप नहीं किया तो हमें हमने पानी देते देते सूख जाता है पौधा। हाँ। तो ये लिख देते हैं कि नहीं कि डीजी साहब का है, वो डायरेक्टर ने कहा जाना तो पड़ेगा आपको, चाहे क्या कुछ भी मिले वहाँ पे। तो वहाँ के जो सबसे सीनियर जो साइंटिस्ट थे एलन हर्स थे, अच्छा। वो बाद में वाइस चांसलर बने थे वहाँ, जोधपुर यूनिवर्सिटी बनते ही। अच्छा। उनको भेजा, वो डिवीजन हेड थे। अच्छा। इसके मतलब नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अच्छा। वो आए, एक साइंटिस्ट उनके साथ में जूनियर हो रहा है, एक टेक्नीशियन हो रहा है, 3 आदमी आए हो। तो आते ही देख के दंग रह गए। तब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अच्छा। कि ये हमारे वहाँ डिस्कस हुआ कि भाई ऐसे ही लिख दो जरा। तो डायरेक्टर ने कहा कि जाना तो पड़ेगा आपको, हाँ। डीजी का लेटर है, जाना पड़ेगा आपको। तो लेकिन आपका काम तो बहुत अच्छा है। और वहाँ से फिर मेरे पास वो लेटर आया कि आपकी बहुत सराहना की है, मतलब उनका डीजी साहब का लेटर आया ये उनके ऑफिस से कि सराहना की है। तो ऐसे कुछ से प्रोत्साहन मिलते जाते हैं। ऐसे एक आदमी भी अगर अच्छा आ जाता है ना, जो वो फिर उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं, कई दिनों तक उसमें वो चलता रहता है। तो अब अगर फ्लैशबैक में जाएं, हाँ। ये तो हुई आज की कहानी। फ्लैशबैक ये कि पहली बार इस बारे में सोचा कब, कैसे? अब मैं एक किसान को जानना चाह रही हूँ कि उसका जन्म कब हुआ। जैसे मैंने पढ़ा आपके बारे में 1950 में आपका जन्म हुआ, हाँ। मतलब आज़ादी के 3 साल बाद ही, जी, हाँ। जब भारत भी डेवलप हो रहा था, हाँ। पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर थी, लेकिन राजस्थान में आपका जन्म हुआ जहाँ पानी की पूरी कमी, रेतीली जमीन, और आप एक किसान परिवार में। तो वो वक्त कैसा था और इस टेक्निक को डेवलप करने तक आपने क्या देखा खेती में, किसानी में और राजस्थान में? यहाँ हमारा जो परिवार है, हाँ, शुरू से आप यहीं रहे, दांता गांव? हाँ, हमारा सबका जन्म यहीं था। हुआ है। हाँ, दादाजी यहाँ आए थे। अच्छा। और पास में एक रेनवाल गांव है। अच्छा। तो जब प्लेग आई थी, आपने सुना हो, पढ़ा हो कभी? पढ़ा था। वो शायद 1920 के आसपास आई थी, 1820। उस समय परिवार में दादाजी अकेले ही रहे थे। अच्छा। तो सब छोड़ के अपने उस गांव को वो यहाँ जा रहे थे। हाँ। तो वो यहाँ आके और यहाँ इस जमीन पे खेती करने लगे। तो 56 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो उस समय वो जो जमीन जितनी बोई थी उन्होंने, वो उन्हीं के नाम है। और परिवार में मेरे ताऊजी थे, पिताजी थे और चाचा जी थे। पिताजी और ताऊजी वो खेती करते थे और
चाचा जी पढ़ते थे, बाद में वो टीचर बन गए। अच्छा। और उस जमाने के हिसाब से यानी जो परंपरागत खेती होती थी उस जमाने के हिसाब से थोड़ी ठीक खेती करने वाले लोगों में गिनती थी हमारे, अच्छे खेती करने वालों क्या में। क्या लगाते थे उस वक्त जब आप पैदा हुए? उसमें साधारण फसलें होती थी, जैसे जो गेहूं, सरसों, ज्वार, चना, ग्वार, मोठ, जो बाजरा, राजस्थान की जो मेन राजस्थान की मेन फसलें वो होती थी। बैलों से सिंचाई होती बैलों थी। से सिंचाई। हाँ, और हमारा जो कुआं है वो अभी भी वैसा का वैसा है। अच्छा। हाँ, और वो लगा हुआ है उस पे कि भाई कैसे वो निकालते थे पानी और क्या कैसे था? करते थे। तो चाचा जी करीब 1957 में वो टीचर बन गए थे। अच्छा। 1957 में। और स्कूल टीचर। और मैंने 10वीं दांता से की, फिर सिक्कर से हायर सेकेंडरी की और सिक्कर कॉलेज से बीएससी किया। अच्छा, बीएससी किस चीज में किया? बीएससी साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स। मैथ्स, अच्छा, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट थे। हाँ, बढ़िया, उस समय बीएससी हाँ, करना बड़ी बात थी। हाँ, हाँ। और खेती तो घर पे सीखी और विज्ञान कॉलेज में सीखा और दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ दिया। हाँ। और तो वो एग्रीकल्चर हो गई, बन गया। हाँ, बिल्कुल। एग्रीकल्चर से थोड़ा ठीक हो गया क्योंकि थोड़ी साइंस ज्यादा आ जाती है, इनोवेशन जोड़ ज्यादा आ जाती है। तो उस समय क्या था कि मैंने 71 में ही मैंने पेपर तो दे दिए थे, लेकिन मैं एक पेपर में बीमार हो गया था, तो अच्छा। वो पेपर 72 में क्लियर किया। 72 में मैंने बीएससी किया पूरा फाइनल। हाँ, और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते थे। अच्छा। 3 बार अपॉइंटमेंट हुए, मैं ज्वाइन ही नहीं किया। किस प्रोफाइल के लिए? टीचर्स के लिए। लेकिन कारण क्या था कि जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले 1964 में यहाँ 5 किलो गेहूं आए थे मैक्सिकन, पहली बार 1964 में पूसा फार्म पर आए। उससे पहले गेहूं तो नहीं देखा खाया होगा। हाँ, वो लाल गेहूं, देसी गेहूं, कई तरह के गेहूं थे। देसी, लेकिन वो पैदावार ज्यादा नहीं थी। और फिर उसको बोकर फिर अलग अलग जो जितने भी एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूट थी वहाँ वो 65 में भेजा गया और फिर वो अपने अपने नाम से वो वैरायटियाँ चालू बांटी गई। हाँ। और उसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत जल्दी और तुरंत, मतलब तेज गति से सब जगह फैल गया। राजस्थान में भी अच्छा गेहूं होने लगा। उसकी जो चर्चा थी वो सब जगह हो गई, क्योंकि वो तो बीज तो थोड़ा था, बीज तो था ही नहीं था। हाँ, सब जगह चर्चा होती थी। और IARI से कुछ मैगजीन प्रकाशित होती थी, कृषि मंत्रालय से होती थी, और चूंकि हर गांव में टीचर होते थे और वो किसान फैमिली से ही होते थे। हाँ, बिल्कुल। तो पंचायत समिति में ब्लॉक लेवल पे वो मैगजीन आ जाती थी। वो एक बार कोई कार्यक्रम होता था या तनख्वाह के दिन वो जाते थे तो वो पढ़ लेते थे। अच्छा, खेती पे होती थी? खेती पे। और वो उसके माध्यम से थोड़ी हरित क्रांति का विस्तार हुआ। और उस को मैगजीन को वो चाचा जी घर ले आते थे। तो उन मैगजीन में टेक्निकल बातें होती थी जो हर कोई समझते नहीं थे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, खेती घर की थी, तो मैं बहुत रिलेट करके समझने की कोशिश की उनको। और फिर हमने यहीं मंगानी शुरू कर दी उनको। अच्छा। कई तरह की पत्रिकाएं। तो वो एक माहौल ऐसा हो गया कि हम खेती करेंगे और जो समस्याएं आएंगी उनको आगे ले जाएंगे, क्योंकि समस्या समाधान सब आता था उनमें। और किसी के पास कैसी भी समस्या है वो भी लिख के भेजते थे तो उसका भी समाधान आता था। तो एक माहौल इस तरह का हो गया घर का, खेती का अच्छा था। फिर बिजली लग गई। मैंने 72 में किया, उसके 5 साल पहले बिजली लग गई तो खेती अच्छी होने लगी। हाँ, और एग्रीकल्चर कॉलेज था पास में जोबनेर का, तो वहाँ मैं अपनी समस्याएं ले जाता था। वहाँ जो वहाँ के एक्सपेरिमेंट देखता था। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ आने लग गए। फिर दुर्गापुरा जो जयपुर है, वहाँ एक बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है बहुत पहले से। उसमें अच्छी, मतलब देश के नामी रिसर्च सेंटर में है एग्रीकल्चर के। तो वहाँ से भी मेरा कांटेक्ट हो गया। कई तरह की बीमारियों के बारे में वहाँ रिसर्च होती थी। यहाँ स्टडी होती थी, वहाँ रिसर्च होती थी।
तो वहाँ के लोग भी यहाँ आने जाने लग गए। कई वैरायटियों के यहाँ एक्सपेरिमेंट लगने लग गए हर एक में। और उसके बाद में 2 साइंटिस्टों ने यहाँ के एक्सपेरिमेंट करके और उन्होंने अपनी पीएचडी की। अच्छा। तो साइंटिस्ट के क्या तौर तरीके होते हैं, क्या किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से वो डेटा लेते हैं, किस तरह से फाइंडिंग होती है उनकी, ये मेरे सारे समझ में आ गया, क्यों वो काम में करता था। हाँ, आप साथ में रहते थे, देखते तो एक साइंटिस्ट के तौर तरीके मेरे समझ में आ गए। तो मैं खुद बीजों में सिलेक्शन करने लग गया। अच्छा। टेक्निक में देखने लग गया। तो इस तरह से मेरा थोड़ा रुचि रिसर्च में आ गई। रिसर्च में। और जब यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में मैं 82 में पूसा IARI गया, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग टेक्निक देखी। तो ड्राई फार्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि बरसात की नमी को रोककर और सर्दियों की फसल ली जाती है। तो राजस्थान की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ बरसात की जो फसलें होती हैं उसके लिए ही नमी की कमी रहती है, तो वो संभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो सर्दियों की फसल लेते थे वो बरसात की नमी को रोककर, बरसात की फसल नहीं लेते थे, उसकी नमी को रोककर वो सर्दी वाली फसल लेते थे। तो वो ड्राई फार्मिंग टेक्निक वहाँ बहुत अच्छी तरह से देखी। यहाँ तो देखने को कहीं थी नहीं। वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी, तो समझी। तो मैंने फिर ये सोचा कि जो पौधे नहीं लग रहे थे हमारे यहाँ, फार्म फॉरेस्ट्री की एक स्कीम आई थी जिसमें पौधे भी दिए जाते थे, खड्डे खोदने और पानी के पैसे भी दिए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद पौधे नहीं लगते थे। सूखे की वजह से। हाँ, सूखे की वजह से। मई जून में इतनी गर्मी आ जाती थी कि वो पानी देने का कम पड़ जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस टेक्निक का इसमें उपयोग करें। तो मैंने कुछ पौधों का उपयोग किया, तो उसमें सक्सेस हो गया। अच्छा। और जब सक्सेस हो गया तो यहाँ देखिए, चाचा जी थे, ताऊ जी थे, पिताजी थे। पिताजी बाद में एक्सपायर हो गए थे एक एक्सीडेंट में। अच्छा। लेकिन ताऊ जी घर पे थे, मैं साथ काम करता था। चाचा जी थे, वो सपोर्ट करते थे, जो भी काम नया करते थे, क्योंकि नए काम में थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन वो सपोर्ट करते थे। और बाकी सब लोग मतलब परिवार के साथ सब मिलजुल के हम जो भी काम करते थे वो सक्सेस हो जाता था। तो इस तरह से जब वो टेक्निक तैयार हुई तो मैंने एक बात ये सोची कि सबसे ज़्यादा पानी लेने वाला पौधा, खींचने वाला, यूकेलिप्टस का होता है, नीलगिरी का, सफेदा का होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी पे टेक्निक, इसी पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। अच्छा। इसमें अगर ये सफल है तो फिर सब पौधों में सफल होगा। तो मैंने इसी पे शुरुआत की। अच्छा। और उसमें सफल हो गया। हमने हमारे पूरे परिवार में करीब 10,000 पौधे लगाए हमने। अच्छा। इस टेक्निक से। सारे सफेदा के? सारे सफेदा के, क्योंकि अच्छा। वो तो उसमें फॉरेस्ट की नर्सरी में भी वही पौधे होते थे। अच्छा। और वो इसलिए होते थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो एक आ जाता था कि इतने पौधे लगे, वो नजदीक लगते थे। हाँ। तो वो पौधे मिल जाते थे। अब पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन उस समय जो ये सपोर्ट के लिए जो बड़ियाँ होती है वो बहुत कीमत होती थी। अच्छा। और हमने बहुत अच्छी उसकी कीमत भी वसूल की। अच्छा। और ये बचे हुए हैं जो रास्तों पे, ये अभी भी दिख रहे हैं आपको। हमने 2-2, 3-3 बार काट के बेच दिया, लेकिन फिर हो जाता है। अच्छा। तो पहली ही जब आपने कोशिश की, यूकेलिप्टस सफेदा लगाया, सक्सेसफुल हो गया पहली बार में। हाँ। फिर अगले 10 सालों तक कई तरह के पौधों पे, जिसमें ये सब तरह के जो इमारती लकड़ी वाले हैं, चारे वाले हैं, नीम है, शीशम है, आड़ू है, बेर है, रोइडा है, अरडू है, इस तरह के सब तरह के पौधों पे ये एक्सपेरिमेंट किए। और सहजन भी लगाया, तो सब में सक्सेस, सफलता मिली। और फिर फेलियर नहीं आए। एक होता है कि एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इतनी बार फेल हुआ, इतनी बार फेल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, इसमें ऐसा नहीं। सोच समझ के आपने शुरू किया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। क्योंकि सरकारी काम में तो फेल हो जाने पे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फंड मिल जाता है। यहाँ फंड कहाँ से आता है? कोई देने वाला थोड़ा ही था, सब घर का ही खर्च होता था। तो इस तरह से करते करते हमने ये काफ़ी पौधे लगाए। फिर गौशालाओं की ज़मीन पे भी लगाए, स्कूलों की ज़मीन पे लगाए,
मतलब पंचायतों की लोग जमीन पे कांटेक्ट लगाए। करते गए आपसे और हाँ, आप लगा के एक्सपेरिमेंटल कई कई जगह जगह जहाँ भी सहयोग आधे मिला। लोगों ने तो इसलिए करा होगा कि देखें यकीन ही नहीं हो रहा हैं? है ना कि हाँ, करके दिखाओ, हाँ। इसलिए। अब आप ये देखो कि मैं बीच में हनीबी नेटवर्क से जुड़ा। अच्छा। कुछ तो मेरे पास देसी किस्में थी। हनीबी नेटवर्क क्या है? हनीबी नेटवर्क अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, क्या करता है ये? देखिए, प्रोफेसर थे एक IIM अहमदाबाद में, अभी भी हैं, अच्छा अच्छा। अनिल के गुप्ता। उन्होंने क्या किया कि अपना PhD का कार्य, उनको PhD दी कोई आदिवासी लोगों के ऊपर। अच्छा वो आदिवासियों के डेरे में ही चले गए 6 महीने के लिए। अच्छा। तो आप देखो, एक तो लाइब्रेरी से कोई लेख लिखता है और एक कोई उस जगह रहकर महसूस करता है, लिखता है। फर्क है दोनों में? बहुत फर्क होता है। बहुत। तो उनको वो सारी बातें सामने थी। 1.5 साल में उनकी PhD पूरी हो गई और वो लेक्चरर से डायरेक्ट प्रोफेसर बन गए। अच्छा। और प्रोफेसर बनने के बाद में उन्होंने एक लेख लिखा, PEW, अच्छा। वो एक UNO का कोई है, अच्छा अवार्ड होता है उसमें। अच्छा। और वो अवार्ड मिला उनको। अच्छा। वो लेख उन्हें पे ये लिखा कि उन्होंने कि देखो, नॉलेज उन लोगों का और फायदा हम लोग उठाते हैं। हाँ। ये उनके साथ में अन्याय है। अन्याय है। तो वो जो पुरस्कार मिला तो उससे उन्होंने एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा। कि सब जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं उनसे संपर्क किया। और गुजरात में, क्योंकि IIM अहमदाबाद गुजरात में थी तो वो उन्होंने वहाँ अपना जितना भी संपर्क बढ़ा सकते थे कि वहाँ जो भी कोई नया काम करने वाला है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी हाँ, अगर नया काम कर रहा है, उसको ढूंढना है अपने। अच्छा। और उसकी पहचान बनाना है। यानी उस समय उनके पास इतना ही, वो भी काफी था। मतलब वो यही कर सकते थे और हाँ, उन्होंने शुरू किया। और आप जुड़ गए। हाँ, और मैं इसलिए जुड़ा कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम किए। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ जयपुर में राजस्थान सरकार से संपर्क किया सेक्रेटरी लेवल पे, और एजुकेशन और फॉरेस्ट, इन दो को जोड़कर एग्रीकल्चर, 3 को, कि भाई आपके कोई इनोवेशन है, चाहे एजुकेशन में और रूरल ग्रास रूट लेवल पे किसी भी तरह का, तो उन लोगों को बुलाओ, बताइए। तो उसमें मेरा भी नंबर आ गया। तो मैं, ये 95 की बात है। अच्छा। उसमें मैं जुड़ गया। अच्छा। तो उसमें जुड़ने के बाद में वो नेटवर्क इतना जबरदस्त फैला कि IIM का नाम कि कहाँ है वो प्रोफेसर, IIM में। तो IIM ने सोचा कि इसको सपोर्ट करें। तो उन्होंने, IIM ने एक सृष्टि नाम की संस्था बना दी। अच्छा। और एक थोड़ा सपोर्ट कर दिया और ऑफिस वगैरह सब उसमें हनीबी नेटवर्क के लिए। अच्छा। तो जो नेटवर्क बिना पैसे के चल रहा था, वो थोड़ा सपोर्ट मिलते ही पूरी तरह से तेज गति से दौड़ पड़ा। और प्रोफेसर साहब के जो लेक्चर थे वो विदेशों में होने लग गए। अच्छा। उनकी गूंज विदेशों तक पहुंची। और एक एक दिन में 2-2, 3-3 देशों में, आप ये देखो, यूरोप के 2-2, 3-3 देशों में एक दिन में, मतलब इतने बिजी हो गए वो। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ये जो इनोवेशन आते हैं उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस में भेजना, तो मेरा भी नंबर आ गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो 1 लीटर पानी की टेक्निक थी, कुछ एक वैरायटी थी धनिया की और मिर्च की, तो उसके माध्यम से मैं भी गया वहाँ पे। उसको सपोर्ट करने के लिए कनाडा की एक संस्था ने, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, अच्छा, इस नाम की संस्था थी ओटावा में, उसने मुझे 3,30,000 तो मॉनिटरिंग के थे जो सृष्टि के थे, और एक एज ए सृष्टि फार्मर, एक वो यूजिंग डाइवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता है उसका यूज कैसे करें, इस पर उन्होंने एक अवार्ड दिया 3 लाख रुपए का। किस सन में? 95? ये 96 में हुई थी, 7 में दिया। 97 में 3 लाख का अवार्ड तो बहुत बड़ी रकम है। और 98 से फिर भारत सरकार ने पुरस्कार शुरू किए जगजीवन राम नाम से। अच्छा। क्योंकि वो कृषि मंत्री भाग्यशाली मंत्री भी थे। क्योंकि वो जिस दिन 1972 में उन्होंने चार्ज लिया
कृषि मंत्रालय का अकाल था, पूरे देश में एक साथ बरसात हुई। अच्छा, तो वो भाग्यशाली मंत्री थे। अच्छा ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा जिस ही हुआ दिन था। चार्ज लिया उस दिन बारिश हाँ, हो गई? हाँ, बरसात हो गई थी। अच्छा, और वो रक्षा मंत्री थे 71 वार में। अच्छा, और जब भी कोई बहस होती थी, समस्याएं उठाते थे हाँ, जनप्रतिनिधि, हाँ, तो वो एक ही बात कहते थे क्या? कि सबसे निपट लिया जाएगा हाँ, और युद्ध जो है वो विदेश की धरती पे ही लड़ा जाएगा, हमारी अच्छा, धरती पे हमारी नहीं लड़ा धरती पे जाएगा। नहीं। मतलब एक ही बात कहते थे और अच्छा। वो ही हुआ। हम्म, तो वो एक भाग्यशाली मंत्री मंत्री थे। थे। किसी भी मंत्रालय में वो रहे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो भाग्यशाली मंत्री थे। अच्छा, तो उनके वो नाम से पुरस्कार मिला आपको? उनके नाम से पहला पुरस्कार वो 1 लाख रुपए का था। 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए उस समय भी वो भी बड़ी बहुत बड़ी चीज़ बात थी, थी। तो बिल्कुल। वो सपोर्ट मुझे मिला। हम्म, और इधर जब आप ये देखो कि इस हनीबी नेटवर्क के माध्यम से दुनिया में ये प्रश्न उठा कि किसान रिसर्च करता है तो उसको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो साइंटिस्ट को। तो इटली में FAO में एक कार्यक्रम हुआ। अच्छा, FAO में, FAO क्या हुआ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, तो UNO का है वो, उसका हेड ऑफिस इटली में है, रोम में है। अच्छा, और वहाँ ये प्रश्न उठा कि क्या किसान के पास ऐसी मतलब रिसर्च होती है जो साइंटिस्ट के लेवल की हो। तो किसान को बुलाओ, तो एक किसान को बुलाना था पूरी दुनिया से, और हमें उसका सौभाग्य मिला। वाह, तालियां बजने वाली बात है ये। और ये कौन से सन की बात है? ये है 2007 की। अच्छा, या पूरे मतलब पूरे दुनिया से एक किसान आप एक गए? किसान को आप गए और उसको ओपनिंग सेशन को संबोधित करना था। रोम गए आप? हाँ, क्योंकि ओपनिंग सेशन में सारी डिग्निटरीज होती है। अच्छा, कि क्या किसान के पास ऐसी रिसर्च होती है, वो देखने के लिए सारी वो जो भी पूरी दुनिया की होती है वो ओपनिंग सेशन में होती है। बाद में सब चले जाते हैं और डिस्कशन चलता रहता है। वो सौभाग्य ओपनिंग सेशन को संबोधित करने में हमें मिला। एक बात तो यह है। उसी नेटवर्क के माध्यम से प्रश्न ये उठा कि किसान की वैरायटी हो या टेक्निक हो, उसका पेटेंट होना चाहिए। पेटेंट होना चाहिए, बिल्कुल, कॉपीराइट तो जैसे होता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो कार्यालय है वो जिनेवा में है। अच्छा, हाँ जी, पूरी बिल्कुल जिनेवा में, हाँ। वाइपो है। तो वहाँ ये हुआ कि क्या पेटेंट लाइक टेक्निक होती है, ऐसी होती भी है। हाँ। तो उसके लिए भी एक किसान को जाना था। हाँ। और उसका सौभाग्य भी हमें आपको मिला। हाँ। और फिर UNO की जो यूनिवर्सिटी है, UNO से संचालित, वो मॉन्ट्रियल में है। अच्छा, वहाँ भी जाने का मौका मिला, ओटावा भी जाने का मौका मिला। टोरंटो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो यही कहा, मेरा जो लेक्चर था उसको सुन के कहा आप तो यहीं रह जाओ। अच्छा, हमारी फैकल्टी को पढ़ाओ। हाँ। इतना ज्ञान नहीं है हमारी फैकल्टी के पास। हाँ। और किसानों के पास तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको एक ही गेहूं की वैरायटी मिलेगी, एक ही सरसों की वैरायटी मिलेगी, एक ही सोयाबीन की मिलेगी। मैंने कहा भाई मैं तो अपने देश में ही रहूंगा। हाँ, वो छोड़ूंगा देश, अपना देश। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई। हनीबी नेटवर्क के माध्यम से मैं तो आप मिलते हैं अभी उनसे? हाँ हाँ। फिर मैंने राजस्थान का काम शुरू किया दूसरे लोगों को ढूंढने का काम। हाँ, तो जो वो पूरे हाँ, देश के लेवल पे कर रहे थे, आपने प्रदेश लेवल पे शुरू किया। तो उन्होंने ये कहा कि देखो आपको किसी प्रतियोगिता में नहीं लेंगे हम। अगर आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप किसी प्रतियोगिता में आपका परिवार का कोई सदस्य भाग नहीं ले सकेगा। ऐसा हो गया, क्योंकि पारदर्शिता तो तभी रहेगी। तब रहेगी। आप किसी और की रिसर्च और आप लेके आ जाओ और आप अपने नाम से करा लो। मतलब ये हो सकता है आप नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है। मैंने कहा मैं औरों के लिए काम करूंगा, मेरे लिए इतना जो हुआ है वो काफी है। हाँ, तो आप ये देखो कि 14 लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड राष्ट्रपति भवन में मिला है, जो मैंने स्काउट किया। राजस्थान के 14 किसान। हाँ, 14 किसान को राष्ट्रपति जी ने खुद ने दिया है। और 50 ऐसे हैं कि मिला तो राष्ट्रपति भवन में, लेकिन उनको साइंटिस्ट ने या
मंत्री जी ने दिया है। तो वो 14 किसान आपके टेक्निक से सीखे? टेक्निक से नहीं है, उनकी खुद की टेक्निक है। अच्छा, तो उन्हें उनको डॉक्यूमेंट किया है मैंने केवल। आपने डॉक्यूमेंट किया है, ढूंढा है, उन्हें तराशा है, उन्हें गाइड किया है। गाइड किया है। अच्छा। और मेरी टेक्निक को वो बीच में कुछ उदासीनता आ जाती है ना कि भाई कोई अच्छा है बस इसके आगे ज्यादा नहीं है। हाँ। तो बीच में एक बार डॉक्टर स्वामीनाथन को लिखा हमने। अच्छा। उसी नेटवर्क के माध्यम से। मिले आप कभी उनसे? मिले नहीं, वो चेन्नई से इस टेक्निक को देखने आए। अच्छा, आए थे स्वामीनाथन? हाँ, खेत पे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ। अब स्वामीनाथन राजस्थान सरकार के सलाहकार थे एग्रीकल्चर के। तो जब वो कार्यक्रम में थे तो वो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे के लिए, वसुंधरा जी थे मुख्यमंत्री, कि मैं बाहर जाऊंगा थोड़ा 1-2 घंटे के लिए। कि बाहर क्या करेंगे, ये किसान को टाइम दिया हुआ है। अच्छा। तो ऐसा उसके पास क्या है। अच्छा। कि उन्होंने 1 लीटर पानी से पौधे लगाए हैं। कहे ये पानी की ऊपर तो चर्चा ही हो रही है इस कार्यक्रम में, मैं भी साथ बुला लो। अच्छा, मैं भी साथ चलूंगी। चलती हूँ। अच्छा। और उन्होंने आके और आधे घंटे मतलब वसुंधरा राजे भी आई, स्वामीनाथन दोनों आए। अच्छा, है ना। तो वो एक प्रोत्साहन कई वर्षों तक चलता रहा। मतलब मेरे कहने का मतलब बात होगी, ये 2007 की 7 की बात है। तो इस तरह से राष्ट्रपति भवन में हर साल जाना हो गया, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था। मेरे राजस्थान से कोई न कोई आदमी होता था तो मुझे जाना होता था। तो इस तरह से सारा संपर्क सबसे हो गया, सब तरह से हो गया। और 2000 में फार्म मैंने नहीं भरा था। अच्छा। नेटवर्क ने, प्रोफेसर साहब ने भरा था। अच्छा। मेरा 2020 का बता रहे हैं आप? 20 का जो बता रहे हैं वो आपने नहीं भरा था? नहीं, मैंने नहीं भरा था, उन्होंने भरा था ये। अच्छा। और उसमें सिलेक्शन हो गया, पद्मश्री मिल गया। और आप देखेंगे ना फोटो तो मतलब इम्प्रेसिव है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली आकर ये कहा कि इन सब में आपकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। क्या आपने 1 लोटे पानी से, उन्होंने लोटे का, हाँ लोटा ही है, 1 लोटे से आपने एक जीवन भर के लिए पौधा उगा दिया, पेड़ खड़ा कर दिया। कितनी ऑक्सीजन। सारे के सारे जो ये जो है ना पत्रकार वो यही चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक इम्प्रेसिव बात थी। मतलब इतने वो क्या करते हैं कि सबसे मिलते हैं, लेकिन लगभग आमतौर पे राम रामी होती है। जिसको साधारण भाषा में कहें तो ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने आके स्पेशली इस ढंग से कहा तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। कैसा था वो मोमेंट जब पद्मश्री मिला आपको? क्योंकि आपको अवार्ड तो बहुत मिल गए थे, बाहर भी मिला, यहाँ भी। पद्मश्री वाला मोमेंट कैसा लगा? कैसी फीलिंग आई थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे मंत्री, जिनमें प्रधानमंत्री जी भी थे, उनको एक किताब दी जाती है। एक पन्ने में पूरा प्रोफाइल होता है और सब पढ़ते हैं उसकी। मेरा लास्ट में था। अच्छा। मेरा बहुत अच्छी तरह से सबने पढ़ा। अच्छा। तो ज्यादातर लोगों ने मुझे, जो वित्त मंत्री जी उन्होंने तो कहा कि यार रियली में 1 लीटर में हो जाता है क्या? उन्होंने ये कहा है, यकीन नहीं होगा, लोग हंस भी सकते हैं। मैंने कहा होता तो रियली में है। आप कोई प्रोग्राम बनाओ, लेकिन वो बात आगे नहीं चलती, क्योंकि मुझे समय इतना नहीं मिलता कि मैं जाकर मैं मिलूं किसी से कि भाई ये है, आप इसको करो। इतना समय मिलता नहीं और मेरे नेचर में भी नहीं है। तो क्योंकि मैं जब सृष्टि के माध्यम से वहाँ कनाडा गया था, मॉन्ट्रियल और टोरंटो, वहाँ तो मैं अहमदाबाद में होते हुए गया था। अच्छा। तो अहमदाबाद में उस नेटवर्क के माध्यम से एक कार्यक्रम था, उसमें मैं क्यों जा रहा हूँ इस बारे में चर्चा थी। तो अखबारों ने बहुत बड़ा एक न्यूज़ दी और उस न्यूज़ में मेरे जाने के बाद कनाडा मुख्यमंत्री जी ने, मुझे पता नहीं प्रोफेसर साहब को याद है या नहीं है, लेकिन मुझे फ़ोन करके बताया उन्होंने। अच्छा। कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये 1 लीटर वाली टेक्निक गुजरात में भी लग सकती है क्या? अच्छा। सीएम कौन थे उस वक्त?
मुख्यमंत्री मोदी जी थे। हाँ, इन्होंने ही किया इन्होंने फोन ही किया। कि अच्छा, वो बड़ी खबर छपी थी उसमें। छपी थी। हाँ, ओके। तो उन्होंने कहा कि वो तो साहब वो ही बता सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मैंने करके नहीं देखा है, इतने बड़े लेवल पे अगर किसी ने पूछा है पूछा है। तो बात वही होनी चाहिए जो करके देख सके, है ना। तो मैंने यही जवाब दिया था उस समय बाद में। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ एक इस तरह का वो आ जाता है कि वो जो प्रोत्साहन ऐसा हो जाता है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उससे कई गुना बड़ा हो उसका जाता है। बड़ा हो जाता है, अहमियत बढ़ जाती है। बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही ये पुरस्कार मिला तो हलचल हुई। क्यों मिला, तो लोगों ने मतलब संपर्क आना किया, पूछना संस्थाओं शुरू ने किया, संपर्क हम भी किया, आए हैं। बैंकों ने हाँ, संपर्क किया हाँ, और उन्होंने देखा पुराना काम और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, थोड़ा ज्यों आगे बढ़ा काम, ज्यों थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। जो आपने देखा ही है। देखा मैंने। और इस साल हम 40,000 हमारे पास सैंक्शन है। और प्लांट ले तो अब तक टोटल कितने प्लांट आप इस टेक्निक से इस लगा बार चुके हैं? जो ये 40,000 सैंक्शन है ना, ये आप लगे हुए मान सकते हैं। हमारे पास पौधे हैं, अच्छा, हमारे बस पास जमीन, लगाने हैं। हाँ, जमीन तैयार की हुई है और लगाने हैं सितंबर में। तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख इस साल हो जाएंगे पूरे। हाँ, 1 लीटर पानी की टेक्निक से। हाँ, और 2 लाख हो जाने का मतलब है कितने लीटर पानी आप बचाने का भी क्रेडिट ले सकते 200 हैं? मिलियन लीटर। 200 मिलियन लीटर। हाँ, एक छायादार पौधा है या इमारती लकड़ी वाला है या मेडिसिनल प्लांट है या चारे वाला पौधा है, उसको करीब 1000 लीटर पानी 3 साल में चाहिए। 3 साल तक उन पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। गर्मियों में तो कम से कम तीसरे साल भी देना पड़ता है। तो उस हिसाब से 2 लाख पौधों को 200 मिलियन लीटर पानी, इतना पानी तो यहाँ है ही नहीं पौधों के लिए। पीने का ही नहीं है यहाँ पे, पीने का टैंकरों से आता है पानी। तो पीने के लिए ही नहीं है तो पौधों के लिए कहाँ से आएगा? और बिना पौधों के लिए न तो क्लाइमेट में होगा सुधार और न ही उसमें बरसात में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान नहर के दोनों ओर पौधे लगे हैं, 2-3 किलोमीटर दोनों तरफ, 4-5 किलोमीटर चौड़ाई में। पूरे देश में राजस्थान नहर के मतलब जैसलमेर में बरसात बढ़ी है, सब जगह कम हुई है। और इस तरह से जो ये अगर हम पौधे लगाएं तो बहुत जल्दी हम पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पौधे लगाते हैं, देख लेते हैं, उसके बावजूद नया आदमी आ जाता है, वो बदल जाता है, कोई भी अधिकारी, तो वो वहाँ आके वो रुक जाता है। और इस बात को चलते हुए 30-35 साल हो गए, आप देख लीजिए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं कि बार बार कहना कई बार जरूरी हो जाता है, आपको क्या लग रहा है कि आपने टेक्निक विकसित की, प्रोत्साहन भी मिला, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन इस समय क्या कमी लग रही है आपको कि ये आपके लिए, इस टेक्निक के लिए होना चाहिए सरकार की तरफ से? मतलब एक तो देखो, जितनी भी इंडस्ट्री है सबको इन्वायरमेंट पर कुछ ना कुछ योगदान करते हैं, वो करते हैं, उनका है, निश्चित है, करते हैं। उनको इस लाइन में आना चाहिए। प्लांटेशन आप देखिए, बहुत पौधे लगते हैं, करोड़ों पौधे लगते हैं, पनपते कितने हैं इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चर्चा नहीं करते हैं। जानते भी हैं लेकिन चर्चा नहीं होती उसमें, है ना, और मूल्यांकन तो होता ही नहीं उनका। तो आपका ये कहना है कि राजस्थान में तो आपने ये सब किया, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि एक तरीके की हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कहीं बारिश कम है, पानी नीचे जा रहा है, एक ऐसी स्थिति कई जगह पे दिख रही है। जैसे पंजाब का एग्जांपल है, हरित क्रांति का जो एक लोग कहते हैं कि हरित क्रांति का जो दुष्परिणाम है वो पंजाब झेल रहा है, पानी नीचे जा रहा है। साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पानी बचेगा ही नहीं अगले 5 साल में। तो ऐसी जगहों पे ये टेक्निक अप्लाई करके अच्छा फायदा हो जाएगा? देखिए, 2-3 बातें हैं, बताइए। पहली बात तो ये है कि पिछले 20 सालों में आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और आधे डिग्री से फसलों पे प्रभाव दिखने में आ गया। और अनुमान है कि अगले 20 सालों में 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा, और 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ेगा तो जो हिमालय का बर्फ है वो करीब करीब पिघल जाएगा। और पूरा उत्तरी भारत की नदियां उसी पे निर्भर है, हिमालय के जो बर्फ है उसी पे निर्भर है। अब आप कल्पना करो कि अगर हिमालय का पानी
बर्फ पिघल कर खत्म हो जाता है तो उत्तरी भारत की क्या स्थिति होगी। मतलब कल्पना से ही हम इतने कांप चिंतित हो उठते जाते हैं। तो एकमात्र और जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन पेड़ जिस गति से लगने चाहिए वो नहीं लग तो रहे हैं, लेकिन पनप नहीं रहे। पूरी दुनिया में 10 अरब पेड़ कटते हैं हर साल, और वो सब इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, वो कटेंगे, किसी भी तरीके से कटे। वो जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कटे, लेकिन लगने वाले तो आधे ही हैं, 5 अरब ही हैं। हम इसको दुगने यानी 5 अरब को 20 अरब कैसे पहुंचाएं हर साल, ये सबसे ज़रूरी है। नहीं तो पूरी दुनिया में आप देखिए, अमेरिका में और यूरोप में वो जो लू चलने लग गई, पहले होता नहीं था ऐसा। तो ये स्थिति आने वाली है, पेड़ों के माध्यम से ही इसको सबसे ठीक या सबसे सस्ता और सरल और प्रभावी साधन यही है। तो एक तो इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए कि कुछ पेड़ उसको लगाना चाहिए, और उसमें इस टेक्निक का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसी तकनीक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तकनीक पे आना चाहिए। दूसरा जो है, जो सरकार है वो इस पे अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए इस टेक्निक को। कोई योजना लानी चाहिए, योजना आनी चाहिए, योजना में शामिल करना चाहिए इसको। अच्छा। अब बहुत लोग महाराष्ट्र के, गुजरात के, ये तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग आने वाले हैं अगले महीने में आपके पास। हाँ, आने वाले हैं, सब जगहों से कुछ न कोई न कोई आने वाले हैं। तो उनका यही कहना है कि हम किस तरह से इस तकनीक का उपयोग करें। हमारे भी सूखा पड़ता है, ये गारंटी लेकिन हमारा इतना वो नहीं है कि हम वहाँ जाकर उनको सिखाएं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में ही जाता हूँ मैं। बाकी 75 की एज में हर जगह इतना ट्रेवल करना संभव नहीं है। और दूसरी बात, कभी कभी तो ये भी होता है कि पुरस्कार मिल गया, आप सब बुलाना चाहते हैं, हर एक प्रोग्राम होते रहते हैं। अब उनको मना करें तो अच्छा नहीं लगेगा, और जाएं तो आप ये देखो कि इस समय कितना, मतलब क्योंकि बच्चे वगैरह वो बस में भेजना नहीं चाहते, और अगर ट्रेवल व्हीकल पर करें तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, खर्चा कितना होता है, बिल्कुल। और आपको ये बताऊं कि 10-15 साल पहले मैं देखता था, मेरे दिमाग में आती थी कि जो टोल पर जो बोर्ड होते हैं ना, सबसे किनको फ्री पास है, सबसे पहले पद्म श्री का आता था सबसे ऊपर, फिर सेना का आता था, फिर मंत्रियों का, ये सब बाकी का अधिकारियों का, लेकिन पद्म श्री सबसे ऊपर आता था। उसको हटा दिया। हाँ। अच्छा, क्यों? हम तो क्या बता सकते हैं। हाँ। और कोई भी सपोर्ट भी नहीं है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है। एक 3rd ग्रेड टीचर को पेंशन मिलती है 50,000 रुपये। अब पुरस्कार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जाते हैं तो मना करते हैं तो ये है कि देखो बड़ा आदमी बन गया। नहीं जाते हैं, और हमें भी अच्छा नहीं लगता मना करना, क्योंकि कम से कम जो किसान होते हैं उनकी तो मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते कुछ भी। और बाकी कहीं बहुत इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग टेक्निकल होती है तो मैं जाता हूँ, बाकी मना करना पड़ता है। तो सरकार को इस टेक्निक पे कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी आप दे रहे हैं कि ये टेक्निक पूरे देश में कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। अब जब बिहार के किसान ने वीडियो कॉल से, फोन से, उसने खुद ने आम के पौधे लगाकर 125 में से 119 पौधे उसके 3 साल से चल रहे हैं, तो फिर और जगह क्यों नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, अच्छा, बिहार के बिहार का किसान का ये कहना था कि फ्लड आता है या तो या सूखा होता है, दो ही बातें होती है बिहार में, बीच का मौसम नहीं होता। तो जब सूखा होता है तो वो इतना जबरदस्त होता है कि वो जमीन के वो उखड़ जाती है और ये
पौधा चाहे कितना ही पानी दे वो लगता नहीं। है। तो उसने इस टेक्निक को सफल करके मतलब दिखाया। वीडियो कॉल के जरिए आपसे हाँ, समझा जाना और करके दिखाया। तो ये सब जगह लागू हो सकता है, सब जगह लागू किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ। इस पूरी कहानी में जो आपने अब तक किया, अपनी यंग एज से बीच में शादी भी हुई होगी, बच्चे भी हुए होंगे और परिवार आगे भी बढ़ा होगा, परिवार का क्या एक रोल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ आते हुए देखा कि एक बहुत बड़ा घर है आपका, जो हमें शहरों में नहीं दिखता इतना बड़ा घर, और परिवार के सारे लोग आपके साथ ही घूमते हुए बात करते हुए नजर आए। नहीं, एक तो ये है, थोड़ा सा बीच में एक रह गया। हाँ। कि एक तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ कोई खेती करना चाहिए या बगीचा लगाना चाहिए तो वो कैसे करे। और दूसरा है कि हमारी जो कृषि जैव विविधता है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो जो मैंने वहाँ से जो फंडिंग मिली थी कनाडा से, उससे यहाँ की मुख्य जो 15 फसलें हैं उसकी 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी की, अलग अलग फसलों की, और उनका कैरेक्टराइजेशन करके और नेशनल जीन बैंक में जमा करवाया। वो सुरक्षित रहती है वहाँ पे जीन बैंक में, 100 साल तक जर्मिनेशन रहने की क्षमता है। वो जो जीन बैंक है वो कॉमन है। कॉमन है, कोई भी मैंने अपने नाम से नहीं रखा उसको, वो कॉमन है, कॉमन प्रॉपर्टी है, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी। अब उसमें जो वैरायटियां तैयार की 5 से 25 साल के बीच में, जो अलग अलग म्यूटेशन को अलग किया, फिर उसमें बोकर उससे फिर अलग वैरायटियां तैयार की। वो वैरायटियां मेरे अपने नाम से है। उससे वैरायटियां तैयार की, और चने की, ग्वार की, सरसों की और मेथी की, मूंग की, ये वैरायटियां तैयार की। और इन वैरायटियों में कम समय में, मतलब कम पानी में, रोगरोधकता, क्वालिटी में अच्छी। जैसे ग्वार है तो उसमें गम कंटेंट हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। क्या नाम है इसका? SR 23 मेरे, हाँ 23 के नाम से। मिर्च है, कलर वैल्यू हाईएस्ट है उसमें। और कोई किसान ये सुन रहा और ये वाली खरीदना चाहे तो कहाँ से मिलेगी? नहीं, मेरे पास तो इस समय मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जिंदा रखे हुए हैं बीज को, एक एक लाइन ही बोता हूँ मैं। ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं उसकी भी। और इसी तरह से मूंग की वैरायटी है, वायरस नहीं आता उसमें। और सरसों में ऑयल कंटेंट 44% है। कोई वैरायटी नहीं है ऐसी, रिलीज वैरायटी नहीं है। तो ये वैरायटी रिलीज हो चुकी है जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये ज्यादातर रिलीज हो गई, कुछ प्रक्रिया में है, लास्ट स्टेज में है। हाँ, तो इन सब में हमारा जो चाचा जी थे, उनका पोता मनीष कुमार होता है। तो उसने अप्लाई किया स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए, और उसको स्टार्टअप 25 लाख की ग्रांट मिली है। और उससे उसने जो सीड कंपनी बनाकर और फॉर्मल तरीके से जो ये मतलब बीज का काम करना शुरू किया है। और आपको बताऊं कि अभी जो मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री राजस्थान के, उन्होंने बहुत सारे छापे मारे हैं, किया है, सब किया है ना। जो टीम हमारे पास भी आई थी, लेकिन हमारे सब कुछ सही पाया गया। हाँ, तो कहने का तरीका मतलब ये है कि हम अच्छी चीजें किसानों को देना चाहते हैं। मतलब परिवार भी आगे इसमें, परिवार, हाँ, सब इन्वॉल्व, परिवार, सारे बच्चे एग्रीकल्चर में, रिसर्च में आपके साथ इन्वॉल्व और जो जितने भी जो बच्चे हैं, जैसे ये दोनों, वैसे तो परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, हर तरह का सहयोग। अब आपको ये नहीं पता कि हम किसके घर में हैं, नहीं है ना, नहीं पता है ना। हम किसी भी घर में जो काम कर रहे थे वो कौन थे, ये भी नहीं पता ना। वो सब घरों के मिले हुए थे। ये जो चाचा जी थे ना, जो टीचर थे, उनका सबसे बड़े लड़के का है ना। और ये यहाँ गिफ्ट आइटम की दुकान है, एक जैसा है। यानी 7 टीचर हैं
और बाकी 5 जो है वो मार्केट में है सब यही। और 65 लोग हैं पूरे। और 65 लोग हैं और सब साथ हैं। सब साथ हैं। ये बड़ी बात है। हाँ, और कोई भी मेहमान किसी भी घर में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह आप कहीं भी, हाँ आप कहीं भी जाओ सब जगह चाय पानी वहीं मिल जाएगी आपको, वहीं सब, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद आगे क्या एक मैसेज है दूसरा, किसानों के लिए? थोड़ा सा इसको पूरा कर दूंगा। दूसरा जो ये दोनों बच्चे हैं, इनके वैसे जब पानी खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो हमने खेती का काम जितना हो सकता है उतना रखा, एक्सपेरिमेंट चालू रखे, और ये दुकान करते हैं साड़ियों की, केवल साड़ियों की दुकान है इनकी। तो ताऊ जी का लड़का है, उसके पास में शर्टिंग शूटिंग की है, और एक किराने की दुकान है, एक बूट हाउस है, और एक और, बस ये हो गई 5 दुकान। तो ये बाकी मार्केट में है। तो ये दोनों, ये जो बड़ा मनोज है वो तो जो पौधे लगाते हैं ना उसका मैनेजमेंट, ये फॉर्मल उसके जो डॉक्यूमेंट लेना, किसकी जमीन है, ये भी तो जरूरी है ना, कोई उसमें विवाद नहीं हो, उसमें सुरक्षा हो। तो ये सारा शुरुआत में जमीन को तैयार करना, उसमें जुताई वगैरह करना, ये सारा काम मनोज करता है। फिर पौधे लगाने का काम और उसकी पूरी तैयारी, चाहे नर्सरी हो चाहे कुछ भी हो, वो काम जो नरेंद्र है दूसरे नंबर का, वो करता है। अच्छा। तो ये दोनों अलग अलग तरह से काम बांटा हुआ है। इनको ये अपने अपने कामों में एक्सपर्ट है। एक तो ये है, और एक छोटा सा वो रह गया कि पानी अगर नहीं है और हम फिर भी खेती करना चाहते हैं तो 2 तरह की बातें हैं। एक तो फसलों की खेती होती है, एक बगीचे की। फसलों की जो खेती होती है ये बालू रेत है, यहाँ पानी बहता बहुत कम है। हम क्या करते हैं कि जब जमीन में तैयारी करने के बाद में जो पाटा चलाते हैं समतल करने के लिए, वो पाटा एक तो बहुत वजनदार कर देते हैं, 2-3 क्विंटल का। अच्छा। और एक बार के बजाय 3 या 4 बार उसमें घुमा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जमीन दब जाती है। दबने से जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा। थोड़ा बह जाता है, थोड़ा अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है उसमें तो फसल बो देते हैं, और जो इकट्ठा होता है उसको, जैसे स्ट्रेस का टाइम आ गया, फसल ज़्यादा थोड़ी बीच में 2 बरसात में गैप आ गया, तो एक पानी दे देते हैं, जीवन दान मिल जाता है फसल को, बच जाता है पानी, तो हम खरीफ की फसल कर लेते हैं। अच्छा। तो फसलों में तो ये करते हैं हम। इसके लिए हमारा दूसरा जो खेत है कि सड़क के उस तरफ, उसमें एक फार्म पॉन्ड और बना हुआ है। अच्छा। तो उसमें जो है वो फसलें होती है। जो बगीचा लगाना चाहे, बगीचे में क्या करते हैं कि बगीचे में पौधे लगा देते हैं, जो भी फलदार इच्छा अनुसार, जहाँ जैसा क्लाइमेट है, जैसे पानी की रेनफॉल पैटर्न है, उसी हिसाब से हम पौधे को चयन करके पौधे लगा देते हैं। पौधे की लाइन को खुला रखते हैं, पौधों की 2 कतार है, उसके बीच में हम प्लास्टिक मल्चिंग बिछा देते हैं। तो 1 हेक्टेयर का अगर बगीचा लगाते हैं तो हम लगभग 6000 वर्ग मीटर में वो मल्चिंग बिछा देते हैं। अच्छा। उससे थोड़ा सा भी पानी होता है वो बहने लग जाता है। और इसमें हम 1 हेक्टेयर के जो अनार का बगीचा है उससे 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा करते हैं। उसमें 10 लाख बगीचे में देते हैं, 10 लाख से दूसरी फसलें कर लेते हैं। और इसको देखने के लिए नीति आयोग के डायरेक्टर साहब आए थे। अच्छा। जो जल शक्ति मंत्रालय है, वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और बाकी के सारे अधिकारी, अच्छा, वो भी आए थे। अब जल शक्ति मंत्रालय भी यहाँ आ चुका, नीति आयोग भी यहाँ आ चुका। अच्छा। उन्होंने तो यही कहा था कि आपको एक ऐसा नीति आयोग में प्लेटफॉर्म देंगे कि आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाद में अभी कुछ जवाब नहीं मिलता, हुआ नहीं है। ये मैंने सारी बातें इसलिए बताई है कि ये जी कि आगे नहीं बढ़ पाया कुछ। अब जिस परिवार के सदस्य को जैसा टाइम मिलता है, जैसा सहयोग कर सकता है वैसा सहयोग कर दे, चाहे किसी भी तरह का हो। यहाँ 400-500 किसानों का कार्यक्रम भी हो जाता है। अच्छा। कई बार
तो किसानों का कार्यक्रम होता है तो सब परिवार के मिलके सब उसको सफल बनाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वो एक परिवार जैसे ही हम सब काम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, जो बहुएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। नर्सरी से लेके नर्सरी का मैनेजमेंट पूरा देखना, उसमें बीज देना, मजदूर तो आते ही हैं। और उसके अलावा जो लेबलिंग करना, अलग अलग वैरायटियों को बोना, उसका नक्शा बनाना, ये सारा जो काम है वो परिवार खुद के ही लोग करते कर रहे हैं। हैं। हाँ। तो अब दो संदेश, एक तो किसान के लिए और एक सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, क्या देना चाहेंगे अपने इतने लंबे सफर और इतने खास तरह के काम करने के बाद? किसान के लिए पहले क्या कहना चाहेंगे? किसान के लिए एक जरूरी बात जो आप अपने सफर और एक्सपीरियंस से कहना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर चीज खरीदी जा सकती है और बनाई जा सकती है, लेकिन पानी खरीदा नहीं जा सकता, न बनाया जा सकता। खरीदेंगे तो जहाँ से खरीदेंगे ना वहाँ कम पड़ जाएगा, वही कहीं तो कमी पड़ेगी। चीज तो और बना लेंगे, कारखाने में बना लेंगे, लेकिन पानी कारखाने में नहीं बनता। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पानी की जो उपयोगिता है उस पर उसको समझना है, समझना चाहिए। आप ये देखो कि जो फ्लड से पंजाब में पानी देते हैं ना, उसमें 1200 लीटर पानी लगता है 1 किलो गेहूं में। आप 20 रुपए में एक बोतल लेके आते हैं। बिल्कुल। आप उस पानी की जो बरसात का शुद्ध पानी है उसका 2 पैसे तो मानोगे ना, 2 पैसे तो कीमत मानोगे ना। जो टैंकरों से पानी आता है उससे कम तो क्या मानेंगे। तो 1 किलो गेहूं में 24 रुपए का पानी हो गया। 1200 लीटर का मतलब है 2 पैसे के हिसाब से 24 रुपए पानी के हो गए 1 किलो गेहूं पे। फ्री की हो सकती है चीज, जिस पर हम कोई विचार नहीं करते। 24 रुपए का पानी दे रहे हैं 1 किलो गेहूं में, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करते हम। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पानी की उपयोगिता पर हमें काम करना चाहिए और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक टेक्निक जब बना ली गई है और वो प्रूफ भी दे दिया गया है कई बार, तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। 1 लीटर पानी से एक पूरा पेड़ तैयार करने की एक टेक्निक जो अब सुनने में एक बार फिर से जादू जैसी लग रही है, लेकिन सच ये है कि इन्होंने सच कर दिखाया है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे खुद सुंदराराम जी ने कहा, और किसान को इस अहमियत को समझना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितना मैं जानती थी उससे दुगना तिगना मैंने जाना। और मुझे लगता है इस बात को करने के बाद मैं खेती किसानी नहीं करती, लेकिन पानी की अहमियत को मुझे सर से बात करने के बाद और ज़्यादा गहराई से महसूस करने का मौका मिला, क्योंकि हर किसी को अपना रोल निभाना चाहिए पानी बचाने में, क्योंकि पानी हम सबके लिए ज़रूरी है। सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। धन्यवाद।